नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप? पिछले सप्ताह हमने एक पाठ पूरा किया था जिसका नाम था अस्तित्व अपना अपना। उसमें हमने देखा था कि हर व्यक्ति की, हर बच्चे की, हर छात्र की अलग अलग विशेषता होती है और वही उसके अस्तित्व को बनाती है ना। तो उसमें एक तोते की कहानी थी जिसका उदाहरण देकर समझाया था कि हर कोई स्पेशल होता है। तो इस सप्ताह में हमको एक उसकी एक्सरसाइज तो हम समझो गूगल मीट में कर लेते हैं। तो अपन गूगल मीट में उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे और अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है, और एक 10वां पार्ट है हमारा, उसको हम भी गूगल मीट में लेंगे। वो जैसे वो प्रैक्टिकल के जैसा है कि दरी कैसे बनाना है, तो उसको हम अच्छी तरह से लेंगे गूगल मीट में ही उसको पढ़ाएंगे। अभी हम देखेंगे 11वां पार्ट जिसका नाम है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। तो इसमें सबसे पहले कि हमको राष्ट्रीय संपत्ति किसे कहते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में नागरिकों की क्या भूमिका है, हाँ, इसकी जानकारी हमको प्राप्त करना है। दूसरी बात यह है कि इसमें चित्रों को देख के दर्पण में दिए गए मुहावरे और कहावतों को पढ़ो तथा नीचे दी गई चौखट में लिखो। आपको ये एक एक्सरसाइज है। ये जो मुहावरे दिए उसको आईने में देखना है और आईने में देखने के बाद में उसको नीचे चौखट में लिखना है। कुछ मुहावरे हैं और कुछ कहावतें हैं, ठीक है। और ये मैं आपको अगले इसमें पूछूंगा गूगल मीट में। तो अभी देखो, सरकारी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरी है, उसकी सुरक्षा करने के लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है। जैसे हम व्यक्तिगत जो है संपत्ति उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, मगर हमेशा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं करते। तो यहीं पे वो दिया है, चलो हम पढ़ते हैं इसको। संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह मूल्यवान होती है। एक गरीब की घास फूस की कुटिया उसके लिए उतनी मूल्यवान होती है जितनी कि धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली। जैसे एक आधे अमीर आदमी को अपनी हवेली पसंद है, मगर वो उतनी महत्वपूर्ण उसके लिए है, अमीर आदमी के लिए, मगर छोटे आदमी के लिए उसकी घास फूस वाली जो कुटिया होती है, झोपड़ी होती है, वो भी महत्वपूर्ण है। रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, वह तो सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है। यानी जो संपत्ति सरकार की है, सार्वजनिक है, हमारे उपयोग के लिए है, वो पूरे राष्ट्र की है। तो वह उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी मेरी, तुम्हारी या किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपितु सभी नागरिकों की उसकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी वास्तव में वह हम भी नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है वो, क्योंकि हम सभी का उपयोग और उपभोग करते हैं। उन संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। ऐसी सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति के रख रखाव के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, वह विविध करों के रूप में सरकार देश के नागरिकों से वसूल करती है। जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति यानी क्या, कि जैसे रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, कोई पार्क है, कोई खेलने का मैदान है, स्टेडियम है, रास्ता, रोड्स है, ये सब सार्वजनिक संपत्ति। रोड पे लगे हुए बोर्ड है, अभी चौक में कई जगह पर डस्टबिन लगाई जाती है, वो भी देखा होगा। तो यह सब सार्वजनिक संपत्ति है और उसकी देखभाल और रख रखाव करने का जो खर्चा आता है, जैसे एक आधा बगीचा है जिसमें आप लोग जाते हो, वो सार्वजनिक संपत्ति है। मगर उस वहाँ के पेड़ों को बराबर रखना, वहाँ की साफ सफाई रखना, है ना, रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखना, रेलवे के डब्बे को धोना, यानी इसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार वह पैसा हमारे टैक्स में से वसूल करती है, जो हम अलग अलग प्रकार के टैक्सेस देते हैं ना। जैसे आप गाड़ी लो तो भी उस पर टैक्स है, पेट्रोल भरेंगे आप गाड़ी में जाकर, उसमें भी टैक्स उसका सरकार को जाता है। या आप कोई घर की खरीदी करेंगे उसका भी टैक्स सरकार को जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स, सेल, जीएसटी, ये सब जो टैक्सेस होते हैं ना, इसके माध्यम से उसकी वसूली होती है। तो वो हमारे ही पैसों से बनी हुई होती है सार्वजनिक संपत्ति। मगर बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं हैं। यही उन्होंने बताया है कि यह कितनी खेदजनक स्थिति है कि हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इसकी वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए। सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही अनमोल होती है जितनी कि हमारी व्यक्तिगत संपत्ति। जैसे हम हमारे घर का ख्याल रखते हैं, हमारे आंगन का ख्याल रखते हैं, है ना, देखा होगा आपने, आंगन में हम कचरा नहीं डालते, किसी ने कचरा डाला उस पर चिल्लाते हैं, घर के अंदर किसी कोने पर हम नहीं थूकते,
मगर रोड पे जाएंगे या कोई सार्वजनिक इमारत है, बैंक है, कोई बिल्डिंग है, उसके जो पायरिया, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि पान खाकर गुटखा खाकर वहीं पर लोग थूकते हैं। रेलवे में भी आपने देखा होगा। यानी खुद की संपत्ति हम अच्छे से रखते हैं, और जो सरकार की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सबके उपयोग की संपत्ति है, बगीचा हो, ग्राउंड हो, और कोई बेंच अगर उस पर है तो उस पर कुछ ना कुछ अक्षर लिख के रख देंगे, कोई किला हो उसके दीवारों पर कुछ लिख देंगे, कोई दीवार हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम खुद के घर को जितनी अच्छी तरह से रखते हैं, जितनी देखभाल करते हैं, उतनी देखभाल हमने सार्वजनिक संपत्ति की करनी चाहिए। बहुत से बच्चे स्कूल में बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा और क्लासरूम बहुत अच्छी रखते हैं, और कुछ कुछ बच्चे उसके डेस्क पे आपने देखा होगा ऐसे चॉप से उसके ऊपर अपने नाम लिखते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल, यही बताया उन्होंने इसमें कि यह कितनी खेदजनक, यानी खेदजनक का मतलब है ये कितनी शर्मनाक बात है, स्थिति है कि हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इस वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही अनमोल है जितनी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति। जिस तरह हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को हानि नहीं सह पाते, उसी तरह हमारे सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी सहन नहीं करनी चाहिए, किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रायः ने हरदम ये देखा, यह है कि अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक प्रशासन या सरकार से अपनी मांगों को मंगवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर बैठते हैं। उनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी होती है। जैसे आपने देखा, कोई मोर्चा है, कोई मांगे मंगवानी है, तो वो बस को आग लगा देंगे, बस की तोड़फोड़ करेंगे, दुकानों के शीशे फोड़ देंगे, सरकारी कार्यालय के शीशे फोड़ देंगे। तो उनके आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी है। अपने लाभ को देख पाने की जबरदस्त लालसा के आगे उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि स्वयं ही अपने हाथों से अपनी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। इस हानि का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति देश के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। जैसे देश में रेल सुविधा, बस सुविधा, हवाई सुविधा, नगरों में खुली जगहों पर बनाए गए उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि सभी सार्वजनिक संपत्ति के उदाहरण हैं। अब यदि स्वार्थ और क्रोध के अंधेपन में कुछ नागरिकों ने रेल की यातायात को खंडित किया, बसों के आवागमन पर रोक लगाई अथवा उद्यानों को उजाड़ा, तो इन सारी गैर जिम्मेदाराना हरकत से कितने लोगों की सुविधाएं प्रभावित होंगी। इस पर ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो लोग इस तरह की विघातक कृतियों में सहभागी होते हैं, वे स्वयं अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इस तरह गुस्सा प्रकट करते हुए जिद नहीं करनी चाहिए। यानी घर में वो अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि अपनी मांगे मंगवाने के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। मगर ऐसे प्रदर्शन में, ऐसे मोर्चों में जो लोग शामिल होते हैं, वो बस सेवा बंद कर देते हैं, रेलवे सेवा बंद कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे सार्वजनिक व्यवस्था का, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। समय समय पर देश के साहित्यकारों, संतों, प्रवचनकारों और नेताओं ने सार्वजनिक संपत्ति की महत्ता का बखान नागरिकों के समक्ष किया है, और नागरिकों पर उसका प्रभाव भी पड़ा है। यदि पुराने समय से वर्तमान समय तक हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि निश्चित ही हम इस तरह की विघातक कृतियों के प्रमाण में पहले की तुलना जबरदस्त कमी आई है। फिर भी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। कुछ समय अवश्य लगेगा, पर यह हो जाएगा। इसके लिए हमें देश की सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। हम स्वयं सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझें व नागरिकों को भी समझाएं, तथा राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने के बजाय उसका भरपूर उपयोग करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से अधिक हमारी है। इस बात को भी स्वयं समझे और औरों को समझाने। लोगों को हमें क्या समझाना चाहिए कि ये सार्वजनिक संपत्ति हमारे लिए ही है, और उसकी सुविधा का उपयोग हमें करना चाहिए, बल्कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस पाठ को हम यहाँ तक के रखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। नीचे उस चित्र में देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं। मोर्चा है, कोई निदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ। ये बस के कांच फूटे हुए हैं, है ना। तो ये चित्र को देख के उसका वर्णन करना है। और देखो क्या क्या एक्सरसाइज दी हुई इसमें। ये 2 पेज पे देखते हैं पहले। तो पहले पेज पे दिया हुआ है,
ऊपर आए मुहावरे एवं कहावतों पर चर्चा करें। पहले आप उसको लिख लो अगले पीरियड तक के, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। और अन्य जो मुहावरे और पाठ्यपुस्तक में है उसको हम एक संग्रह करना है उसका, यानी एक प्रोजेक्ट है कि आपको एक जगह पे पाठ में आए हुए सभी मुहावरों को एकत्रित करना है। पेज नंबर 33 पे क्या दिया हुआ है नीचे, उचित आरोह और अवरोह के साथ पाठ के परिच्छेदों का मुखर वाचन करें। तो ये अपन गूगल मीट में अगली इसका मुखर वाचन करेंगे। उसके बाद में किसी जानकारी को अंतर्जाल से कैसे प्राप्त किया जाता है मार्गदर्शन करें। अंतर्जाल यानी इंटरनेट, इंटरनेट पर द्वारा हमको जानकारी प्राप्त करना है कि इंटरनेट द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक बिल भरने से लेके सभी चीज़ें की हमको इंटरनेट से, जैसे मैं अभी आपको गूगल मीट में पढ़ा रहा हूँ, ये भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा। तो इंटरनेट से के माध्यम से कौन सी सुविधा मिलती है, आजकल बस के टिकट, रेलवे के टिकट भी हम इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इस पाठ को पूरा अच्छी तरह से पढ़ो, शब्दार्थ दिए हुए हैं पेज नंबर 34 पे, उसको लिख लो। ठीक है, धन्यवाद।